हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। काफी लंबे समय के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत से रीजंस हैं। आपके लिए कुछ बेहतर करने की सोच रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हमने कुछ दिन पहले एक पोल अपलोड किया था टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसमें हमने पूछा था कि आपको कौन से सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए और कौन से सेमेस्टर के लेक्चर्स आपको चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो है हमारे बी फार्मा 8 सेमेस्टर के, मतलब बी फार्मा के जो 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा है अदर सेमेस्टर की तुलना में। तो उन सभी स्टूडेंट्स की सुनते हुए हम बी फार्मा 8 सेमेस्टर से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, बी फार्मा सेमेस्टर एग्जाम बूस्टर, मतलब बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। जो इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनके अंदर से, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी हमें मिले हैं वो आप सभी को बताए जाएंगे। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बी फार्मा 8 सेमेस्टर के जो 12 सब्जेक्ट हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो अदर सेमेस्टर हैं उनका एक पोल में टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो जिस सेमेस्टर की डिमांड सबसे ज्यादा होगी उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बी फार्मा 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमारे जो जाने वाले स्टूडेंट है बी फार्मा कंप्लीट करके, उन सभी के लिए सबसे पहले हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस जो फर्स्ट जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम स्टडी करेंगे बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड देयर एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी उसके कंप्लीट यूनिट के कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन कवर होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। एक्सप्लेनेशन आपको पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन में देने वाला हूं बिल्कुल हिंदी के अंदर। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपकी एग्जाम आने वाली है तो आपको जरूरत है रिवीजन की। तो रिवीजन के लिए हमारा ये सीरीज जरूर देखना। आप देखिए, इसमें मैंने हिंदी में बेसिकली इसको समझाया है। तो अगर आपको लगे कि हिंदी में नहीं, मुझे हमें इंग्लिश में समझना है, तो आपका कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको अगला लेक्चर देखने को मिलेगा। उसमें हिंदी या इंग्लिश आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसमें एक टाइटल देखिए, ओनली वन वीडियो कवर योर वन सब्जेक्ट। इसमें यही है, वन वीडियो के अंदर सभी 5 यूनिट आपकी कवर होने वाली है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पे ही मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते हुए जाना। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, मतलब बेसिकली जो यूनिट वाइज हमने इसको कैटेगराइज किया गया है, इसमें स्मॉल टॉपिक और लार्ज टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया है सभी यूनिट्स को। तो जो स्मॉल टॉपिक्स में बेसिकली आती है जो डेफिनेशन, हमारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्मॉल टॉपिक्स में कवर होंगे। बेसिकली देखिए, हमारे जो मेन एग्जाम का पेपर होता है उसके अंदर 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ही छोटा है अगर आपने अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, हम जो आपको स्मॉल टॉपिक्स आपको बता रहे हैं उनको अच्छे से कवर करना है। वो तो हो गए इंपॉर्टेंट। बाकी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखा है, मेन जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसको आपको अच्छे से याद करना, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होने वाला है, डेफिनेशन अगर आपको पता है, अगर बाई चांस उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है फिर भी अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो ये फायदा होने वाले है स्मॉल टॉपिक्स को स्टडी करने का। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है, यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मीन्स।
मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन। तो देखिए मीन एंड मीडियन जो क्वेश्चन है वो आपको स्मॉल के साथ साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो डेरिवेशन है, उसके थ्रू भी पूछा जा सकता है। तो जो मीन है और उस मीडियन है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेकंड है कॉल पियर्सन कोफिशिएंट। कॉल पियर्सन जो कोफिशिएंट है वो आपको याद करना है। ये भी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और देखिए हमारा सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक्स, तो बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपका टेस्ट जरूर लेता है किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको आती है या नहीं। तो ये चीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन काफी बार पूछा गया है, काफी प्रीवियस ईयर पेपर्स में मैंने इसको देखा है। आगे देखिए वापस से कॉल पियर्सन कोफिशिएंट, तो लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसके लिए भी कॉल पियर्सन कोफिशिएंट यहां पे आपको प्रिपेयर करना है। अब आ जाइए सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट के अंदर देखिए 100 टॉपिक्स, 100 टॉपिक्स में देखिए टी टेस्ट है। टी टेस्ट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अनोवो, अनोवो क्या होता है? देखिए अब काफी स्टूडेंट्स ने अगर स्टडी किया है, अगर अच्छे से स्टडी नहीं किया तो उसको अनोवो की फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो वो क्वेश्चन पेपर में चूक जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि ये आया कहां से है, कौन से बुक से आया, कौन से सिलेबस से आया, हमारे सिलेबस में तो ये दे ही नहीं रखा है। तो इसकी डेफिनेशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जो भी 100 टॉपिक्स हमारे दे रखे हैं सिलेबस में उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स में देखिए, एक सेकेंड, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, स्टैंडर्ड एरर मीन में मतलब ये एसईएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसईएम बोलते हैं। एसईएम की आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन एसईएम। तो एसईएम में अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप देखते रह जाएंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स। लॉन्ग टॉपिक्स क्या है सेकंड यूनिट के अंदर? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एरर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रिग्रेशन, सेकंड है रिग्रेशन। रिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्ज क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए यूनिट सेकंड से, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना। देखिए बच्चों बी फार्मा जो 8th सेमेस्टर है उसके अंदर सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट आपको लगने वाला है वो है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोलॉजी, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है हमारे सिलेबस से। हमारे जो और अदर सब्जेक्ट हम स्टडी करते आ रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से, तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अदर सब्जेक्ट पे आप अच्छे से ध्यान देना, बाकी सभी सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। अब बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है उसका जो 100 टॉपिक है वो है मान वाइटनी यू टेस्ट। जो मान वाइटनी यू टेस्ट है इसकी डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है, इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पाई चार्ट्स, पाई चार्ट्स के बारे में आपको 2 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हमारे सिलेबस के अंदर दी गई हैं, जितने भी टाइप्स हैं उन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और उन सभी के बारे में अगर आपको पता है तो आपको अगर 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है तो आप इजीली इसको आप कवर कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं है बताए जा रहे हैं आपको क्वेश्चन। आप ही रिसर्च के बाद जो 5 ईयर के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से भी इनको लिया गया है। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट आज तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पे रखा गया है। लॉन्ग टॉपिक्स क्या क्या है थर्ड यूनिट के अंदर? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में कम पूछा जाता है, बाकी जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। पैलग्रिज्म, पैलग्रिज्म क्या होता है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैलग्रिज्म की। इसके अलावा कोहॉर्ट स्टडीज, जो ह्यूमन बींग्स पे स्टडीज की जाती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपको
पता होनी चाहिए। बाकी ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए वो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में कॉन्फाउंडिंग और फैक्टोरियल, जो 2 लेवल फैक्टोरियल है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो यूनिट 4 के अंदर जो सॉफ्टवेयर हमें स्टडी करने के लिए दे रखे हैं, उन सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, तो दोनों सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो ये हो गई हमारी यूनिट 4। अब बातें हैं हम यूनिट 5 पे। यूनिट 5 के अंदर भी डिफाइन फैक्टोरियल डिजाइन, जो फैक्टोरियल डिजाइन है यूनिट 4 में भी है और यूनिट 5 में भी है, तो इसकी डिफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। लॉन्ग टॉपिक में इसमें सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन के बारे में स्टडी करना है। तो ये हो गई हमारी यूनिट 5। अब जो बच्चे इस लेक्चर को छोड़ चुके हैं, मतलब यहां से स्किप कर चुके हैं, वो मतलब आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देख पाएंगे, और जो बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगे उनको इन सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या हमें लिखना है। रिवीजन पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी देखिए इस लेक्चर को। अब बात करते हैं हम यूनिट वाइज। जो यूनिट 1 है हमारी, उसके जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो देखिए मीन्स क्या होता है। मीन अगर आपने स्टडी किया, देखिए हम यहां पे हिंदी में आपको समझाएंगे, यहां पे हम कोई मतलब ये नहीं है कि आपको स्टडी करवा रहे हैं, यहां पे हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन के तौर पे इस लेक्चर को देखना, नहीं तो अगर आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आपको मतलब हमारे प्लेलिस्ट में आपको जो बी फार्मा 8th सेमेस्टर बायोस्टैटिक्स है इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर्स देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन होने वाला है। तो कोई भी दिक्कत आए आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर आप इंग्लिश में समझाइए तो हमें अच्छा समझ में आएगा, हिंदी में हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आपके डाउट्स है आप हमें कमेंट जरूर करें। तो देखिए फर्स्ट जो मीन है, मीन क्या होता है, डाटा का एवरेज निकालते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, डाटा का एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे कोई डाटा है। अब इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, इसको काउंट करेंगे कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा निकलेगा वो होगा इसका एवरेज। तो ऐसे निकालते हैं मीन। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो डाटा का एवरेज निकालते हैं, सभी वैल्यू को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। जितनी नंबर ऑफ वैल्यू है उससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। सेकंड है मीडियन। मीडियन में क्या होता है, जो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, कोई भी डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर मिडल वैल्यू निकालते हैं। मिडल वैल्यू, अब देखिए इसके अंदर मिडल वैल्यू क्या है, 3। इसके अंदर तो मिडल वैल्यू 3 है, लेकिन अगर यहां पे 6 और होता तो इसकी मिडल वैल्यू क्या होती, 3 तो नहीं होती, 4 भी नहीं हो सकती। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं यहां पे, तो दोनों का एवरेज क्या होगा, मिडल वैल्यू। इन दोनों का एवरेज निकाल के मिडल वैल्यू हमारी निकल जाएगी, तो वही है मीडियन। मीडियन में देखिए क्या है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर मिडल वैल्यू निकालते हैं। मिडल वैल्यू निकाल देंगे, अगर डाटा ओड है तो मिडल वैल्यू होती है। जैसे अगर ये 6 नहीं होता तो डाटा हमारा क्या है, ओड है, तो इसकी मिडल वैल्यू हमें मिल गई 3। और अगर इवन है, डाटा हमारा इवन है, मतलब 6 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मिडल वैल्यू का एवरेज लेते हैं। तो 2 मिडल वैल्यू का, यहां पे 2 मिडल वैल्यू की 3 और 4, उन दोनों का एवरेज लेंगे हम, तो इससे निकालते हैं हम मीडियन। अब आगे है कोल पियर्सन कोफिशिएंट। कोल पियर्सन कोफिशिएंट बेसिकली जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो मतलब लाइनर रिलेशनशिप होता है उसको मेजर करने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है, कोल पियर्सन कोफिशिएंट का। तो इसमें क्या होता है, अगर रेंज -1 से प्लस तक होती है, अगर रेंज -1 से +1 तक होती है तो क्या होता है, अगर वैल्यू प्लस है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर हमारा रिजल्ट प्लस में आया है तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर नेगेटिव आया है तो इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन।
अगर 0 होता है तो उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। अब देखिए बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। तो यहां पे हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं कि बायोस्टैटिक्स क्या होता है। इसको आपको लिखना खुद की लैंग्वेज में है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में मत लिख के आ जाना कोई कि सर आप बता रहे हैं ऐसे ही हम लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। तो बायोस्टैटिक्स हेल्थ और बायोलॉजिकल जो डाटाज होते हैं, जैसे हम किसी डिजीज का एनालिसिस करते हैं, किसी मेडिसिन का एनालिसिस करते हैं, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट का एनालिसिस करते हैं, इफेक्ट का एनालिसिस करते हैं, तो इन सब की जो स्टडी होती है वो किसके अंदर होती है? बायोस्टैटिक्स के अंदर। बायोस्टैटिक्स के अंदर इनका डाटा कैलकुलेट किया जाता है। तो यही है इसकी डेफिनेशन। हेल्थ और बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस की स्टडी को हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। ये मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जो रिसर्च होती है उनमें हेल्प करता है, जैसे कि डिजीज का एनालिसिस, ट्रीटमेंट, इफेक्ट, ईटीसी। तो ये हो गया हमारा बायोस्टैटिक्स। आगे देखते हैं हम लॉन्ग जो टॉपिक दे रखा था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैंने बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो डाटा का स्प्रेड होता है, मतलब कोई भी स्टडी है उसके अंदर जो डाटा है वो कितना फैला हुआ है, उसकी जो स्टडी करते हैं वो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो बेसिकली मेन मेजर्स इसके अंदर होते हैं, जैसे रेंज हो गया, वेरिएंस हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। रेंज में क्या होता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, मतलब कि ये कोई डाटा है हमारा 1 2 3 4 और 5, तो इसमें ये मिनिमम वैल्यू हमारी हो गई 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी 5। इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज का भी एक फॉर्मूला है, अगर आपने स्टडी किया तो आपको याद होगा। रेंज के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो रेंज का फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। सेकंड है इसके अंदर वेरिएंस। तो वेरिएंस में क्या है? डाटा की स्प्रेड को मेजर करता है। ये भी क्या करेगा? डाटा कितना फैला हुआ है उसको मेजर करेगा। जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ही वाइड स्प्रेड होगा डाटा का। मतलब वेरिएंस की जो वैल्यू है अगर ज्यादा है तो क्या होगा? जो डाटा है वो भी ज्यादा फैला हुआ होगा। मतलब कि जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ही ज्यादा डाटा स्प्रेड होगा। लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? जो वेरिएंस होता है इसका स्क्वायर रूट होता है। मतलब वेरिएंस, मान लो वेरिएंस हमारा 5 आया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये डाटा की स्प्रेड को समझने में मदद करता है कि कितना हमारा जो डाटा है वो स्प्रेड हुआ है, फैला है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये चीजें तभी समझ में आएगी बच्चों आपको जब आप पहले स्टडी करे होंगे लेक्चर्स को, क्योंकि यहां पे सिर्फ हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। अब आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट में जो शॉर्ट टॉपिक था हमारा वो था टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो ग्रुप के मीन को कंपेयर करता है। मतलब जैसे दो ग्रुप दिए हुए हैं, 1 2, इन दोनों का जो मीन है, इसका मीन है 5, इसका मीन है 10, तो इन दोनों मीन्स को क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा। कौन? टी टेस्ट के अंदर यही चीज चेक की जाती है। बेसिकली 3 टाइप के टी टेस्ट होते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट। तो वन सैंपल में क्या होता है? इसमें एक ही ग्रुप का मीन कंपेयर किया जाता है, ओनली वन ग्रुप का मीन कंपेयर किया जाता है किसी अननोन वैल्यू के साथ। इंडिपेंडेंट में क्या होता है? 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप का मीन कंपेयर करते हैं। 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप का मीन 2 इंडिपेंडेंट टेस्ट के अंदर कंपेयर करते हैं। और जो पेयर टी टेस्ट होता है उसमें सेम ही ग्रुप के डिफरेंट कंडीशन पे, मतलब इसमें कोई एक में कोई कंडीशन अलग होगी, एक में कोई कंडीशन अलग होगी, उन दोनों का मीन कंपेयर करेंगे सेम ही ग्रुप के अंदर। तो ये 3 टाइप्स के हो गए टी टेस्ट। आगे देखते हैं एनोवो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा जो ग्रुप्स होते हैं उनके मीन में जो डिफरेंस है या नहीं। मतलब जैसे 2 ग्रुप है या इससे ज्यादा ग्रुप है, मान लीजिए 3 ग्रुप है, तो इनका जो मीन है, मतलब इसका मीन 5 है, इसका 6 है, इसका फिर से 5 है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? कितना डिफरेंस? इनकी वैल्यू में अगर थोड़ा सा भी 0.5 से भी ज्यादा अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तो मान लीजिए इसमें मतलब इसको टेस्ट किया जाता है तो उसके मीन में फर्क आ जाता है। तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हाइपोथेसिस क्या होता है? इसमें अजम्पशन है, ये एक ऐसा अजम्पशन है जिसमें टेस्ट किया जाता है न्यूल हाइपोथेसिस को
टेस्ट करते हैं अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब इसमें न्यूल हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट में टेस्ट किया जाता है। तो न्यूल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस आपको स्टडी करने को लेक्चर्स में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये रिवीजन किया जा रहा है। फिर मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने लग जाऊं तो ये वीडियो 2-3 या 4 घंटे की हो जाएगी, तो और आपका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। आगे देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, एससीएम। एससीएम क्या होता है? एससीएम को कैलकुलेट करते हैं हम सैंपल मीन की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए। मान लीजिए ये हमारा कोई सैंपल है, इसका मीन है 5। अब ये कितना एक्यूरेट है, ये जो इसका मीन हम निकाले हैं वो कितना एक्यूरेट है, उसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स का फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले को आपको याद रख लेना है। आगे देखिए लॉन्ग टॉपिक्स जो इसके अंदर बेसिकली है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर्स। जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एरर है इनको डिटेल में आपको स्टडी करना है। रिग्रेशन, रिग्रेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तीनों रिग्रेशन के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है बच्चों। देखिए इसमें लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप जो होता है, मतलब एक वेरिएबल जो होगा हमारा डिपेंडेंट होगा, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, इन दोनों के बीच लीनियर रिलेशनशिप की स्टडी को किसके अंदर करते हैं, लीनियर रिग्रेशन के अंदर। मल्टीपल में क्या होगा, जब ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि यहां पे हमारा एक डिपेंडेंट हो गया और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मल्टीपल रिग्रेशन होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होगा, जब डिपेंडेबल वेरिएबल कैटेगरिकल हो, मतलब कि इसकी जो कैटेगरी है वो ज्यादा हो डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो ये वाला वेरिएबल हमारा, इसकी अगर कैटेगरी ज्यादा हो तब क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आगे देखिए ये लॉन्ग टॉपिक्स हो गए। यूनिट थर्ड में फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था मान वाइटनी टी टेस्ट, सॉरी यू टेस्ट। इसमें अंदर क्या होता है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीडियन को कंपेयर करता है जब डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो नहीं करता, मतलब जब डाटा नॉर्मली फ्लो नहीं करता है तो जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसका यूज किया जाता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आता है मान वाइटनी टेस्ट, इसके अलावा विल्कोक्सन टेस्ट भी आता है। बाकी हमारे सिलेबस में यही दिया गया है ज्यादा, तो इसको हमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा पाई चार्ट के बारे में। तो पाई चार्ट देखिए एक गोलाकार आकृति होती है, इसमें जैसे ग्रुप कटे हुए होते हैं, ये ग्रुप अलग अलग होते हैं, मतलब एक डाटा का ये हो गया, एक डाटा का ये हो गया और एक डाटा का ये हो गया, और इनके कलर भी अलग अलग होंगे। सर्कुलर ग्राफ होता है जिसमें स्लाइस और एक कैटेगरी का प्रोपोर्शन दिखाता है, तो इसको बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट भी आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आगे देखिए ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, 1 सेकेंड। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में देखिए रिसर्चर इंटरवेन नहीं करता है, बस ऑब्जर्व करता है। इसके अंदर क्या होता है, नाम से देखिए आप, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इसके अंदर जो रिसर्चर हैं वो कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करता है। एक खासियत है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की, इसके अंदर जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पेशेंट है उसको जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, कोर्स स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। कोर्स स्टडीज में क्या होता है, लोगों को टाइम के साथ फॉलो किया जाता है, जो भी ग्रुप दिए गए हैं उन पे मेडिसिन का, डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको टाइम के साथ मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो केस कंट्रोल स्टडीज, इसमें मतलब लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, मतलब एक ग्रुप इस साइड, एक ग्रुप इस साइड, इस ग्रुप को डिजीज नहीं है, इस ग्रुप को डिजीज है, तो दोनों ग्रुप्स को मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है ऑब्जर्वेशनल जो केस कंट्रोल स्टडीज है उसके अंदर। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम पे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एक फिक्स टाइम पे, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद डाटा को कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। आगे देखिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को आपको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है 10 मार्क्स के लिए। 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको गारंटेड पूछा जाएगा। आगे देखिए प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म होता है जैसे कि मैंने कोई चीज बनाई, मान लीजिए पैरासीटामोल मैंने मैन्युफैक्चर की है, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है पीसीएम को, लेकिन आप लोग इसको सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, और उसका क्रेडिट मेरे को नहीं दिया जा रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, आपके अगेंस्ट में FIR कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म, मतलब कॉपी करना, किसी और के काम को बिना उन्हें क्रेडिट दिए अपने काम के रूप में प्रेजेंट करना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। रिसर्च में प्लेगरिज्म अनइथिकल है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सिटेशन देना जरूरी होता है, क्रेडिट देना जरूरी होता है, ऐसे ही किसी के इन्वेंशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है प्लेगरिज्म। कोर्स स्टडीज मैंने आपको बताई है, जैसे कोई स्पेसिफिक ग्रुप है उसके ऊपर स्टडीज की जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसको हम कोर्स स्टडीज बोलते हैं। आगे देखिए जो यूनिट 4 था उसमें कन्फाउंडिंग, कन्फाउंडर ऐसा फैक्टर होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को ही अफेक्ट करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ही को अफेक्ट करता है, इसलिए ऑब्जर्व रिलेशनशिप को डिस्टोर्ट करता है। मतलब कि इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों को ही इसके अंदर चेक किया जाता है। इसके अलावा 2 लेवल फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल डिजाइन है ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें हर फैक्टर के 2 लेवल होते हैं। 2 लेवल इसको क्यों बोला, क्योंकि हर फैक्टर के इसके अंदर 2 लेवल्स होते हैं, जैसे एक तो हाई हो गया एक लो हो गया, तो 2 वेरिएबल्स इसके अंदर हो गए, 2 फैक्टोरियल डिजाइन हो गया। इससे यह पता चलता है कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट पता लगा लिया जाता है। लॉन्ग टॉपिक में बेसिकली जो ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिकली ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उनका क्लिनिकल ट्रायल अप्रोच में किसी भी मेडिसिन डिजीज के क्लिनिकल ट्रायल में यूज किया जाता है। तो मेन जो हमारे सॉफ्टवेयर वो है SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस और SAS स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, इसको R सिस्टम भी हम बोलते हैं, जो बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। इन दोनों को ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक ना एक आपको क्वेश्चन जरूर आएगा दोनों के ऊपर 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में। आगे देखते हैं हम इसमें फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन तो आपको दोनों के अंदर ही स्टडी करना है, यूनिट 5 और यूनिट 4 के अंदर। इसके अलावा लास्ट में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं ये मेथड होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी चीज में, किसी भी रिसर्च में, उसको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जिससे वो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सके। और ये मॉडल को इंप्रूव करने और उनके प्रेडिक्शन को एक्यूरेट बनाने के लिए यूज में होते हैं कौन सी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। डिफरेंट जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है उनके बारे में हमें स्टडी करना होता है, और स्टडी करना भी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एक टॉपिक और है हमारा, वो है सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन। ये 5 मार्क्स के लिए रेडी कर लेना, क्योंकि यूनिट 5 हमारी इतनी लॉन्ग नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन में क्या होता है, ये एक रेस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी का पार्ट है, इसको यूज प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। इस डिजाइन में फैक्टोरियल डिजाइन के पॉइंट्स होते हैं और एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं जो क्वेचर को एस्टिमेट करते हैं। अब देखिए मेन मुद्दे पे हम आते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों देखिए इस सीरीज के अंदर आपको क्या देखने को मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए 1 मार्क्स के भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने बताए, और उनका मतलब उनको एक्सप्लेन भी हमने किया। तो देखिए इसमें एक चीज अलग की है हमने, कि हमने आपको हिंदी में इसको समझाया है और हिंदी में आपको दिया है सब कुछ। देखिए अब हम आपसे यही गुजारिश है, आप लोग कमेंट करना कि ये चीज सही है या गलत है। अगर आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट करो कि इंग्लिश में करिए सर, इंग्लिश कमेंट करो। अगर हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी टाइप करना है, हिंदी कमेंट करना है, बस ये चीज आपसे चाहिए। बाकी हो सके तो हमारा ये जो बी फार्मा 8 सेमेस्टर वो हिंदी के अंदर ही चलेगा, बाकी आपको अदर सब्जेक्ट का इंग्लिश के अंदर देखने को मिल सकता है, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस पे तो इसी टाइप से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।